नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। मैं हूं विप्लव अवस्थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल ही अभी कई पूर्व न्यायाधीशों को, मुख्य न्यायाधीशों को और कुछ सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया है। उसमें से हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि प्रकाश मल्होत्रा जी, जो सीनियर एडवोकेट बने हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनका कार्यकाल किस तरह का रहा और डेजिग्नेशन के बाद किस तरह के बदलाव है। तो लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है रवि जी, और सबसे पहले आपको सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट होने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत धन्यवाद विप्लव जी, आपके साथ बहुत लंबा सफर रहा है। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। जी जी। रवि जी, ये सफर एक प्रशिक्षु वकील से लेकर, लॉ करने के बाद एक प्रशिक्षु वकील से लेकर और सीनियर डेजिग्नेट होने तक के सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए। कहां से इसकी शुरुआत हुई और यहां तक पहुंचने के कितने साल लगे? विप्लव जी, अगर सफर की बात करी जाए तो एक लॉ स्टूडेंट के हिसाब से मेरा सफर 1985 में शुरू हुआ था, कैंपस लॉ सेंटर से। 88 में मैंने लॉ पास किया, एनरोलमेंट हुआ। साल भर मैंने प्रैक्टिस करी दिल्ली में, मिसलेनियस प्रैक्टिस, और फिर मैं साल भर के लिए इंग्लैंड चला गया था कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप पे एलएलएम करने के लिए। लौटा 1990 में, थोड़ी और प्रैक्टिस करी दिल्ली में, फिर मैं लखनऊ चला गया था जहां को मैं बिलोंग करता हूं, और मैंने फिर 9 साल लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस करा। और उसके बाद फिर आप समझिए लगभग वर्ष 2000 में दिल्ली वापस लौटा और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस मैंने शुरू करी। 2001 में मेरे लिए लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ चेंजर और गेम चेंजर था जब मैंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का इम्तिहान पास किया। वो अपने आप में एक चैप्टर था, और वो चैप्टर आज कल्मिनेट करा है, जो उपाधि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दी है। 20 साल का सफर था, तो मैं अपनी प्रैक्टिस 20-21 साल की सुप्रीम कोर्ट की मानता हूँ एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सब मिला के 33 वर्ष, 20 साल एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। इस दौरान चूंकि आपने बड़े बड़े केसेस किए, तो कुछ केसेस का संदर्भ तो निश्चित रूप से आपको देना चाहिए, और जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं जानना भी चाहेंगे वो कौन कौन से प्रमुख मामले थे मल्होत्रा साहब, जो इस कार्यकाल के दौरान आपने सुप्रीम कोर्ट में किए। विप्लव जी, मुकदमे तो बहुत सारे करे, छोटे बड़े। आप भी एज रिपोर्टर कई मुकदमों से जुड़े रहे। जी जी जी। लेकिन जो मुझे मोटी तौर से ख्याल आ रहा है, और जिनके बारे में मैं सोच के मुझे खुशी भी महसूस होती है, और उस समय के जो चैलेंजेस थे उस बारे में भी मैं सोचता हूँ। तो एक अहम मसला था अयोध्या वाला, जिस समय मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा था। बिल्कुल। तो भारत सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से उसमें मुझे एंगेज करा गया, जिस समय सूट्स रिवाइव हुए थे 1995 में, जो चले 2010 तक। तो पूरे 15 साल मैंने यूनियन ऑफ इंडिया उसमें प्रतिनिधित्व किया था। और बीच में जब मेरे ख्याल से वर्ष लगभग 2004 या 5 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे से एक्सकवेशन कराया गया था, तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से भी मैंने रिप्रेजेंट किया था। और उसमें मुख्य अंश यही था, एक तो यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने की कोशिश रही थी इस्माइल फारूक की जजमेंट के बाद। उसको हमने सक्सेसफुली रेजिस्ट किया, ये कह के कि यूनियन ऑफ इंडिया पक्षकार नहीं है, एक्वायर्ड लैंड हमारे पास है, हम उसकी देखरेख कर रहे हैं, और जो विक्टर पार्टी होगी उसको दे देंगे, क्योंकि स्टेटस को हमको बना के रखना है। तो कोर्ट ने उस बात को माना। लेकिन जितने भी वहां चढ़ावे आते थे, चाहे टारपुलिन रामलला का बदलना जाना हो, चाहे और डे टू डे हो, तो उसकी रिपोर्ट हम नियमित रूप से कोर्ट को देते थे। तो एक तो वो हाईलाइट थी जहां तक यूनियन का सवाल है। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मैंने प्रतिनिधित्व किया तो एक्सकवेशन हुआ। जब एक्सकवेशन रिपोर्ट दाखिल हुई तो एक पक्षकार, जो मुस्लिम पक्षकार है, वो चाह रहे थे कि जितने लोगों ने एक्सकवेशन किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से स्वाभाविक था, रिपोर्ट एक तरह से उनके खिलाफ थी, तो वो हर एक मेंबर का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाह रहे थे। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको मैंने रेजिस्ट किया कोर्ट के सामने कि ये कोर्ट अपॉइंटेड एक्सकवेशन था, अगर उनकी कोई जवाबदेही है तो कोर्ट को है, और किसी भी पक्षकार को, किसी भी पार्टी को ये राइट नहीं है कि वो इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करे। उस बात को भी कोर्ट ने माना जी। उसके बाद फिर फैसला है 2010 में, वो आपको सबको पता है कि अपने आप में इतिहास है। तो एक तो वो बहुत बड़ा केस था। दूसरा था जब मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया
तो यहाँ पर तरह तरह के मुकदमे आए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने उत्तर प्रदेश राज्य का 15 साल, जो मेरे ख्याल से अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जब मैं एडवोकेट रिकॉर्ड बना था 2001 में मुझे अपॉइंट करा गया था जब बीजेपी सरकार थी। उसके बाद 15 साल थ्रू गवर्नमेंट्स एंड थ्रू प्रेसिडेंट्स रूल मैं बना रहा। मैंने डिफरेंट पार्टीज का और डिफरेंट गवर्नमेंट्स का प्रतिनिधित्व किया एंड सक्सेसफुली टू माय सेटिस्फैक्शन, वेरी प्रोफेशनली। तो उसमें तरह तरह के मुकदमे आए, करप्शन केसेस आए। जब लोक आयोग की रिपोर्ट फाइल हुई थी, जब बसपा की सरकार थी, तो वो जब यहाँ पर मामले आए तो उनको मैंने सक्सेसफुली गवर्नमेंट की तरफ से, कि लोक आयोग की जो रिपोर्ट है तो करप्शन केसेस चलने चाहिए, वो था। उसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड मामले आए कि जब सिक्योरिटी लोग क्लेम कर रहे थे। उसके बाद लाल बत्ती वाला जो केस आया था वो भी यूपी के परिप्रेक्ष्य में था, जब लाल बत्तियां सुप्रीम कोर्ट ने बैन करी और सायरन वगैरह बैन करे, तो उसमें भी मेरा रोल था गवर्नमेंट की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर लॉ ले डाउन करा। और मेरा सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में था जो मुजफ्फरनगर के राइट के केसेस हुए थे 2012 में। तो उसमें तमाम PILs फाइल हुई और उसमें मसले बहुत ज्यादा थे टू डू विद रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। तो हमने चीफ सेक्रेटरी जो समय थे उनके साथ बैठ के, सेक्रेटरी होम के साथ बैठ के, पता नहीं कितने हलफनामे दाखिल करे होंगे, मतलब अनगिनत। लेकिन कोर्ट ने उसको फिर अपहोल्ड किया। कोर्ट ने माना कि जो यूपी सरकार के एफर्ट्स हैं दे आर इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और उसको एक्सेप्ट किया। सो वो अपने आप में बहुत चैलेंज था, दिन रात उसमें काम हुआ। और 2 और मुझे मुकदमे याद आ रहे हैं। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो बहुत लिप्त रहते थे कंटेम्प्ट में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक तरह से एक मुहिम छेड़ दी थी। ऑर्डर आज पास हुआ, कहा 2 दिन बाद चीफ सेक्रेटरी अपेयर होंगे अगर कंप्लाई नहीं करेंगे। जी। मेरे पास चीफ सेक्रेटरी का फोन आया। शाम को मैंने ड्राफ्टिंग शुरू करवाई, रात भर ड्राफ्टिंग हुई, सुबह फाइल हुआ 10 बजे। 10:30 पे मैंने मेंशन किया चीफ जस्टिस के यहाँ, 2 बजे केस लग गया, बेंच बनी और स्टे हो गया। बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट टुक अप द केस, विदिन 1.5 days आई गॉट अ स्टे। और एक नहीं 2-3 बार। सो मच सो कि मुझे समहाउ कहा जाने लगा कि ये संकट मोचक है। कुछ भी अर्जेंट मसला है, ओवरनाइट फाइल करना हो करने में, तो विद गॉड्स ग्रेस एंड ये उपलब्धि हुई। एक और मसला आया था, वो आपने भी उसके बारे में सुना होगा, आपने रिपोर्ट भी किया था। एक पिटीशन फाइल हुई थी कि हर फाइल पे, हर अपॉइंटमेंट पे चीफ मिनिस्टर खुद साइन करें। यस। तो हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ उनको करना चाहिए, रिकॉर्ड मंगा लिया। उसको लेके हम तुरंत आए। द नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया और आज तक वो मामला कि प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या प्रैक्टिस है। हमको सबको पता है रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए संभव ही नहीं है कि वो हर फाइल पे साइन करे, डेलीगेट होता है। बहरहाल एक वो बहुत बड़ा मुकदमा था, प्रेस्टिजियस था, जिसमें हमको रिलीफ मिली। तो इस तरह के कई सारे मसले हैं जो याद आते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट ये वाले थे सफर में। ठीक है, मुझे ये बताइए, लॉ में आने के बाद का क्या इंटरेस्ट रहा और क्या वो इंटरेस्ट फुलफिल हुआ? किस तरह के जो मामले आप करना चाहते थे वो इंटरेस्ट फिल हुआ अभी तक? मेरा इंटरेस्ट विप्लव जी मोर देन फुलफिल हुआ। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस हैज बीन लाइक अ लाइफ जर्नी। मैं इतना कहना चाहूंगा, हर जने को कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो जीवन का सफर होता है वो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में साकार हो जाता है। बहुत अच्छा। लाइफ में जैसे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। और जो समत्व का एक प्रिंसिपल है, बैलेंस का, वो अगर कोई जना भी सुप्रीम कोर्ट में सीरियस और डिलीजेंट प्रैक्टिस कर ले तो वो साकार हो जाता है। उसमें ये है कि हम लोग को सक्सेस मिलती है तो हम अपने को फील करते हैं कि आसमान छू लिया। उसके बाद जब डिसमिसल होते हैं तो लगता है कि अरे अब कहाँ पहुंच गए, एकदम पाताल में पहुंच गए। तो समत्व यही है और मैंने यही सीखा है, टू टेक योर सक्सेसेस एंड फेलियर्स इन योर स्ट्राइड। और फ्रैंकली ना आप ज्यादा इलेट हुई है अपनी सक्सेस से और ना ज्यादा डिजेक्ट हुई है अपनी फेलियर से, अगर आपकी पिटीशन डिसमिस होती है। हम लोग का सेटिस्फैक्शन, मेरा जो 20 साल का सफर रहा है उसने मुझे यही सिखाया है कि बैलेंस रखो और अपने सक्सेस और फेलियर्स को एक साथ लो, कि ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारे को सक्सेस नहीं मिल रही है तो आगे का काम सफर करे उसमें। बिल्कुल। भगवान की कृपा से हो रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 8-8, 10-10 केसेस थे। एक कोर्ट से नोटिस हुई, अगले 2 में डिसमिस हुई, तो हम उससे निकले कि अब चौथे केस में क्या होगा।
चौथे में नोटिस हुई, 5वें में स्टे हुआ। तो इस तरह का है, यही जीवन सफर है और यही कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस ने मुझे सिखाया और यही हमारा मैसेज भी है हमारे जो पर्टिकुलरली यंग मेंबर्स हैं। हताश होने का नहीं है, आपको इतना फीलिंग रखनी है कि जो हमने किया अपनी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से किया, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, जो आम दर्शक जो वकालत में नहीं है, जो आपको सुन रहा है या देख रहा है या आपके बारे में जान रहा है, सीनियर डेजिग्नेट का जो एक कहते हैं कल्पना करता है आम आदमी कि अब वरिष्ठ अधिवक्ता का मतलब तो ये है कि बहुत ज्यादा उम्र का व्यक्ति होगा या उसके बाल सफेद हो गए होंगे या उसने 40-50 साल की प्रैक्टिस की होगी। तो बतौर सीनियर एडवोकेट आरपी मल्होत्रा साहब, उन लोगों के लिए आप कैसे समझाएंगे कि सीनियर डेजिग्नेट सुप्रीम कोर्ट से होने का महत्व क्या है? विप्लव जी, जो मेरी समझ है, और मेरी समझ मैं कहूंगा छोटी समझ है, लेकिन जो मेरी समझ है वो ये है कि इसमें उम्र का तो कोई लिहाज है ही नहीं। इसमें तजुर्बे का जरूर लिहाज है और वो तजुर्बा जाहिर देखिए उन्हीं बातों से होता है जो एक तरह से प्रत्यक्ष हो। जो लोग या तो पढ़ रहे हो जो आपने लिखित रूप में दिया है कोर्ट में, या आपको सुन रहे हो, या आपका आचार विचार कैसा है। तो मेरा तो ये मानना है कि डेजिग्नेशन एक सिंगल इवेंट को लेकर नहीं होता है, डेजिग्नेशन कोई सिंगल केस को लेकर नहीं होता है। ये एक क्यूमुलेटिव चेन ऑफ इवेंट्स है जो कि आप समझते नहीं है, लेकिन जो जजेस हैं उनके मन में भी एक इंप्रेशन आ जाता है, जो उनके सक्सेसर जजेस हैं उनके में भी आता है, आपस में बात भी होती है और वही आपको ले जाके खड़ा करता है डेजिग्नेशन पे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये मेरा तो 3D का प्रिंसिपल है वकालत में किसी की भी, और जजेस भी इस बात को जरूर नोटिस करते हैं। तो पहला D हो गया ड्राफ्टिंग। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम है जो रिटन वर्ड होता है। एंड एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मैंने अपनी पूरी क्षमता और पूरी शिद्दत इसमें लगाई कि जो मैं लिखूं वो ऐसा हो कि जजेस उसको पढ़ के एक इंप्रेशन फॉर्म करेंगे इसके बारे में। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स में मैक्सिमम इंप्रेशन। तो एक हो गया D ड्राफ्टिंग। दूसरा डिलीवरी होता है कि आप किस तरह से व्याख्या करते हैं। मैंने समाव अपनी वकालत में पर्सनली मैं कहूँ तो मैंने एक बार की तरह ड्राफ्टिंग करके फाइल भी कर रहे हैं और केसेस पे अधिकतर मैंने खुद बहस करे हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी है डेकोरम। हम लोग का किस तरह का शिष्टाचार कोर्ट में रहता है, क्या आचार विचार रहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो यही सब फैक्टर्स हैं जो मेरी समझ में उम्र नॉटविथस्टैंडिंग किसी भी वकील को इस अहम पड़ाव पे ले आते हैं कि डेजिग्नेशन की स्थिति आती है। और मैं तो यही उसको मानता हूँ। किसी ने मुझे कहा, मेरा एक स्कूल का फ्रेंड है, मैं भूल नहीं सकता, उसने फोन करके कहा कि रवि ये तुम्हारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। जी 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 जी, निश्चित रूप से की वकील जी, तो किसी के वकील की जिंदगी में भी ये बहुत अहम मोमेंट है, वेरी हम्बलिंग मोमेंट एंड अ मोमेंट ऑफ ग्रेट ऑनर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए, चूंकि आपका 33 साल का अनुभव है और सुप्रीम कोर्ट को आपने इससे नजदीक से करीब दो दशक देखा है, सुप्रीम कोर्ट में खासकर उसकी कार्यविधि की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि कोई 2 बड़े बदलाव होने की जरूरत है जो आप प्रमुखता से उठाना चाहें? विप्लव जी, मैं बहुत छोटी हस्ती हूं जहां तक व्यवस्था या इंस्टीट्यूशन का सवाल है जी, लेकिन अक्सर इस बारे में सोचते हैं, चर्चाएं भी होती हैं, चिंतन भी होता है। तो जहां तक इंस्टीट्यूशन का सवाल है, इससे बढ़ के इंस्टीट्यूशन एक डेमोक्रेसी में हो नहीं सकता है। बहुत बढ़िया। और जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, ये हमारी जितनी एलैबोरेट है और जो उसके सामने चैलेंजेस हैं वो भी हम सबको पता है। लेकिन अगर आप मुझसे 2 बातें जानना ही चाहेंगे और अगर मैं उसके बारे में इन माय ओन humble way and in case I am to say anything on that, तो मेरा यही रहेगा, वही बातें वही पुरानी है, पेंडेंसी वाली और जस्टिस वाली। तो बातें वही पुरानी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पैंडेमिक के बाद जो ऑनलाइन डिस्पोजल ऑफ केसेस हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मंडे से फ्राइडे वाली व्यवस्था है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है और 10:30 से 4 बजे तक वाली भी जो समय है, लेकिन
थोड़ा समय मेरे ख्याल से बढ़ाया जा सकता है, थोड़ी आउटरीच और बढ़ाई जा सकती है कि शनिवार को कुछ कोर्ट्स इस ऑनलाइन माध्यम का फायदा उठा के रीच आउट करके थोड़ा और केसेस का अगर डिस्पोजल करें, चाहे कैटेगरीज हो, कुछ रोस्टर अगर बन जाए, तो एक तो मेरी समझ में वो एक बहुत बड़ा कदम होगा टुवर्ड्स solving of that problem, and that will also make the institution seem much bigger than it actually is. और दूसरा जो न्याय व्यवस्था है, अब उसके बारे में तो और कुछ नहीं कहा जा सकता है एक्सेप्ट दिस कि बाकी ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है, अब वो तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके क्षेत्राधिकार में होती है, लेकिन उसमें भी अगर वो थोड़े मॉडिफिकेशंस भी अगर कर लें तो मेरे ख्याल से ये जो केसेस का डिस्पोजल है या केसेस का रखरखाव है या कोर्ट मैनेजमेंट है, वो थोड़ा उसमें इम्प्रूव हो सकता है। बट मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज मसला दो नहीं एक ही है, और मेरा एक ही ये मानना है कि थोड़ा डिस्पोजल का और थोड़ी व्यवस्था का अगर सुचारू रूप से थोड़ा उस पर एड्रेस किया जाए तो इट माइट फर्दर द कॉज ऑफ जस्टिस, इट माइट मेक थिंग्स डेफिनेटली बेटर देन व्हाट दे आर। बिल्कुल बिल्कुल। आप चूंकि सीनियर डेजिग्नेशन आपका हो चुका है, तो यंग जो लॉयर्स हैं उनको लेकर आपका क्या मैसेज रहेगा, जो बडिंग लॉयर्स आ रहे हैं? एक लास्ट बिल्कुल। विप्लव जी, यंग लॉयर्स के लिए पर्टिकुलरली जैसा मैंने कहा कि उनको अपना जो आउटलुक है उसको बड़ा पॉजिटिव रखना है, हताश बिल्कुल नहीं होना है, और अगर 100 बात की एक बात करी जाए तो बस जैसे कहते हैं ना कि लगे रहो कंसिस्टेंटली विद अ फोकस। और मैं यही कहूंगा जो भगवत गीता का प्रिंसिपल है, ये लाइफ जर्नी है। मतलब ये जो कोर्ट की हमारी प्रैक्टिस है, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल कोर्ट है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत एकाग्रता और बहुत ही संतोष की जरूरत होती है। तो भगवत गीता का जो प्रिंसिपल है कि रिजल्ट के बारे में ना केयर करके कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, वही अप्रोच रखनी चाहिए कि अपना कार्य करते रहो और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो कार्य करो उसको अच्छे से करो। एक तो ये है, और दूसरा उनको ये नहीं फील होना चाहिए, देखिए हर जने की जो सीनियरिटी है, जो हमारे सीनियर्स हैं इंक्लूडिंग जजेस, अपना उनका अलग रिस्पेक्ट है एंड वी हैव टू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर देम। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने खुद अपने आप पे अप्लाई करा है कि एक तो हर जूनियर को सीखना चाहिए, सीखो, लेकिन नेवर बी अंडर द बैनियन ट्री। तो आप किसी अगर सीनियर के साथ भी हो, अपना पर्सनैलिटी आप बढ़ने दीजिए, उसको कभी बैनियन ट्री की शेड की तरह ड्राई अप मत होने दीजिए। और ऐसे ही लॉ का है, और उनके लिए मेरा प्रिंसिपल है कि हाउस एवर हाई यू गो, द लॉ इज ऑलवेज अबव यू। बिल्कुल। तो वो देखिए जजेस पे भी अप्लाई करता है, वो सीनियर लॉयर्स पे भी अप्लाई करता है, और उसमें कोई सीमाएं नहीं होती जूनियर लॉयर के लिए। तो बहुत अदब से, बहुत तरीके से आप अगर अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखेंगे, आप लॉ को अप्लाई करेंगे, तो कोई रीजन ही नहीं है कि आप जो बड़े से बड़ा सीनियर है उससे भी आप मुकाबला लीगल टक्कर कर सकते हैं, और जज भी आपकी बात को सुनेगा, बिकॉज द लॉ इज अबव एवरीबडी। बिल्कुल। तो ये मेरा दूसरा संदेश है। और तीसरा और सबसे जरूरी संदेश ये है सबके लिए, इंक्लूडिंग फॉर सीनियर लॉयर्स एंड एवरीबडी, कि आप जैसे जैसे फासला तय करते हैं तो आपकी जो सक्सेसेस हैं वो ऐसी होनी चाहिए दैट योर हेड शुड रेस्ट फर्मली ऑन योर शोल्डर्स, और आपके जो पैर हैं वो बहुत फर्मली जमीन पे टिके रहने चाहिए। ये सबका प्रिंसिपल होना चाहिए, मूल मंत्र होना चाहिए, और जूनियर्स इन कुछ बातों का ध्यान रख लें तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे और ख्याति प्राप्त नहीं करेंगे। बहुत 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 आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, और आपको सीनियर डेजिग्नेट होने के लिए एक बार फिर से लीगल रिपोर्टर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विप्लव। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।